संदीप जायसवाल जी खासकर अमेरिका, बाहर इंग्लैंड, मतलब वेस्टर्न कंट्रियों में बहुत ज़्यादा ये दिखाई देते हैं, घूमते हैं, वहाँ से नई नई तकनीकी लेके आते हैं और आजकल बीजेपी के लिए कार्यरत हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं ताबड़तोड़। तो उनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। पुराने कांग्रेसी और विचारधारा इतनी जल्दी बदल गई कि बीजेपी की विचारधारा होगी आपके 2013। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि समाज सेवा तो उनके जो लेगेसी उसको मैं कर रहा हूँ, पर राजनीतिक तौर पे मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक तौर पे अगर हमें कोई आशीर्वाद मिलता है तो ऑफ कोर्स जो सामर्थ्य आज है हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं। क्या बात है, चमन को छोड़ के और भारत में आने का? मुझे तो ऐसा कोई लगता नहीं है, जीते जाते सर्व को छोड़ के और यहाँ भारत में आएगा। अपने जहाँ से हम जिन गलियों से गांव से हम निकले हैं पैदा होके, अगर हम मेहनत करके अमेरिका जा सकते हैं, वहाँ इतने साल अपना काम किया, तो लगा कि अपने भी एरिया में जहाँ से हमारी रूट्स हैं उनको वापस दें। अमेरिका को छोड़ के संदीप जायसवाल ने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। तो हम यहाँ पे कैरियर बनाने नहीं आए। मेरा बेसिकली लोग, हो सकता है कई लोग राजनीति में कैरियर बनाने आते हैं, पैसा कमाने या कुछ भी करने, पर हमारा वो ध्येय नहीं है। हमारा है कि हम अपना काम करके आए हैं, अपने समाज को दें, वही दो रोटी खानी है और रहना है, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। अगर हम बिना राजनीतिक नेता हो के इतना कुछ कर सकते हैं तो मुझे लगता है उसके बाद शायद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। साहब, सभी राजनीति आने से पहले ये कहते हैं कि सब राजनीति समाज सेवा के लिए आया हूँ, लेकिन जब राजनेता बन जाते हैं तो राम नाम जपना और पराया माल अपना हो जाता है। और मुझे भी लोग पिछले 5 साल से जानते हैं कि संदीप किस टाइप का लड़का, ना हमने कभी दारू पीते, ना सिगरेट पी, ना कोई गलत काम किया। तो बेसिकली हमारा जो पैसा कमाने के लिए अमेरिका छोड़ के फिर यहाँ नहीं आना था। संदीप जी, अब राजनीति कामयाब नहीं है। आपको दारू भी पीनी पड़े, बीड़ी पीनी पड़े, चिकन भी खाना पड़ेगा, राजनीति वही कामयाब है। साम दाम दंड भेद जिसको आता है वो राजनीति में कामयाब है। समाज की सेवा हमारा मूल मंत्र है पार्टी का, उसको हम लेके चलेंगे। सेवा ही संगठन हमारा मूल मंत्र है। आप बोले 75 पार साहब, आपकी सरकार बनती बड़ी मुश्किल से बन पाई है। लोगों को बाद में पता चल पाया कि बीजेपी 75 नहीं है तो 20 भी नहीं बना पा रहे साहब। मैंडेट नहीं दूसरी चौटाला की मेहरबानी समझिए, नहीं तो आपकी सरकार पिछली बार भी हार चुकी थी। हो सकता है अगर हमारा कार्य 0-0 होता तो 9 साल तक सरकार नहीं चलती। तो नेचुरली अच्छे काम भी कर रहे हैं तो सरकार चल रही है। अभी मुख्यमंत्री साहब को आपने देखा नहीं कि वो हर विधानसभा के अंदर गांव-गांव में, मतलब कस्बों में जाके वो लोग मुड्डे पे बैठ के लोगों के साथ खाट पे बैठ के वो चर्चाएं कर रहे हैं। चुनाव आगे आना पड़ेगा लोगों के बीच में आपको, और लोगों को लॉलीपॉप झुंझुना थमाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जगह और नेता होता तो क्या लगता है आपकी पार्टी कहीं ना कहीं ग्रोथ कर पाती इससे ज़्यादा? नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज झज्जर जिले में और बेरी विधानसभा क्षेत्र में। आज हम संदीप डीजी युवा संदीप जायसवाल मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और बीजेपी के ये एनआरआई सेल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं बीजेपी पार्टी ने। संदीप जायसवाल जी खासकर अमेरिका, बाहर इंग्लैंड, मतलब वेस्टर्न कंट्रियों में बहुत ज़्यादा ये दिखाई देते हैं, घूमते हैं, वहाँ से नई नई तकनीकी लेके आते हैं और आजकल बीजेपी के लिए कार्यरत हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं ताबड़तोड़। तो उनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे कि वो आजकल बेरी विधानसभा क्षेत्र और झज्जर के अंदर कई ऐसी ऐसी स्कीमें लेके आए हैं जिसके साथ युवा बच्चे जुड़े हुए हैं, महिलाएँ जुड़े हुए हैं और ये अक्सर देखे जा सकते हैं। हर हमारे जो शहीद है उसके जन्मदिन को लेके कहीं ना कहीं ये उनको कैश करते हैं, ऐसा नहीं है। और साथ साथ कई ऐसी चीज़ें नई इन्होंने कार्यान्वित की हैं हमारे हरियाणा प्रदेश में। संदीप जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार मुन्ना लांबा जी, नमस्कार। संदीप जी, आईटी सेल ने आपने काम शुरू किया बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के लिए ही क्यों क्या शुरू किया? नहीं, हम बेसिकली 2013 से पार्टी में हैं। 2013 में हमारा परिवार पहले कांग्रेस में था, तो पारिवारिक तौर पे मैं अमेरिका में था, मेरा ब्रदर बड़ा और पिताजी। तो बेसिकली इज़ नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, वो सामाजिक नेता हैं, सम्मानित खापों के सम्मानित नेता हैं। पर भाई ने और परिवार ने 2013 में भाजपा ज्वाइन की थी। क्यों? तो बेसिकली क्या था कि ब्रदर को विचारधारा ये था और उसके पीछे मेरा भी एक ये था कि मैं गीता स्कूल से पढ़ा हूँ, कुरुक्षेत्र से। साहब, क्या बात है, पुराने कांग्रेसी और विचारधारा इतनी जल्दी बदल गई कि बीजेपी की विचारधारा होगी आपके 2013।
नहीं जल्दी नहीं बदल गई। बेसिकली क्या था कि एक मेरी भी जो एजुकेशन थी, जो पढ़ाई थी, कुरुक्षेत्र गीता स्कूल से थी। तो वहाँ हमारी हम शाखाओं में जाते थे, तो वहाँ से एक विचारधारा पनपी। तो भाई से हमने बात की जब अमेरिका में थे कि भाई हम क्यों ना हम इसमें अपना इस दल के अंदर आए, इस विचारधारा के साथ लगे। तो 2013 में हमने ज्वाइन किया और उसके बाद तब से कार्यरत हैं। फिर मेरा अमेरिका से वापस आने के बाद तो ब्रदर अपने काम में बिजी है, तो मैं पिताजी की लेगेसी को आगे ले जाने के लिए मैंने अपनी एक संस्था बनाई, डीजी युवा, डिजिटल युवा। अपने एरिया में मैंने कम से कम हज़ारों बच्चों को सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाया। डिजिटल क्रांति लेके आए डिजिटल में, मैं मानता हूँ संदीप देसवाल जी, क्या बात है। चमन को छोड़ के और भारत में आने का, मुझे तो ऐसा कोई लगता नहीं है जो इतने अच्छा खासा सर्व को जीते जाते सर्व को छोड़ के और यहाँ भारत में आएगा, तो क्यों? नहीं, वो स्वर्ग का ये है कि लगता है कि अपने जहाँ से हम जिन गलियों से, गांव से हम निकले हैं पैदा होके, अगर हम मेहनत करके अमेरिका जा सकते हैं, वहाँ इतने साल अपना काम किया, तो लगा कि अपने भी एरिया में जहाँ से हमारी रूट्स हैं उनको वापस दें। तो पिताजी का भी ये सपना था कि बेटा मैं इतने साल से 3 डिकेड से मैं समाज सेवा में हूँ, तो आप कुछ ऐसा करें। हम लोग भी लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, पर आप पढ़े लिखे नौजवान हो, पूरा संसार घूमे हो, तो कुछ ऐसा करो कि युवाओं के लिए कुछ अलग हो। तो तब हमने अपनी डिजिटल युवा संस्था स्टार्ट की और यहाँ फिर बच्चों को पढ़ाया। और अब मासिक धर्म स्वच्छता का अभियान चल रहा है हमारा बेरी विधानसभा के हर गांव के अंदर, इवन बादली विधानसभा झज्जर के अंदर कई गांव में किया हमने। और उसके साथ पौधारोपण से, मेडिकल कैंप से, फिर कोरोना के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव मुझे अपनी संस्था नज़र आई। हम लोग अपनी टीम के साथ हर गांव के अंदर हमने मास्क बांटे, फ्री डॉक्टर कंसल्टिंग, हमने ऑक्सीजन पहुंचाई। तो मेरा मतलब मकसद ये है कि जो जैसे जैसे टाइम के साथ समाज की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कितना मैं कर पाऊँ, वो हम अपना प्रयासरत हैं। और उसके लिए हम अपने पिताजी के आशीर्वाद से उन्हीं की लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं कि इतने साल वो अगर समाज में कर सकते हैं तो हम कुछ अलग करें, अपने कुछ ना कुछ अपनी बेटियों के, युवाओं के लिए। थोड़ा बहुत दुख होता है, पिताजी 3 दशक से प्रधान हैं, तो कई प्रधान तो बड़े बड़े नेता बन चुके हैं, तो आपको दुख नहीं होता कि कहीं ना कहीं पिताजी एक बड़े नेता नहीं बन पाए और अब संदीप देसवाल ने वो कसर पूरी की है, अब बेरी विधानसभा सत्य चुनाव के लिए ताल ठोक रखी है और शायद ही आपको टिकट मिले, चुनाव भी लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे, क्योंकि आपने काम बहुत अच्छे कर रखे हैं, कि नई नई स्कीमें लेके आते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। तो क्या ये टीस, अब वो टीस आपको टीस कहीं ना कहीं वो खींच के लेके आई है चुनाव को? नहीं, आई थिंक मुझे लगता है टीस नहीं होनी चाहिए कि मेरे पिताजी वो राजनीतिक आदमी ही नहीं है, वो बेसिकली सामाजिक आदमी है। हम जब कॉलेज में थे, मैं प्रेसिडेंट था, मैं तो खुद नेता था, मैं अपने कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा, मेरे नाम से देसवाल ग्रुप रहा, कई इलेक्शन हम जीते। तो उसके बाद विदेश चले गए, तो पिताजी से बात करते थे आप आएँ, तो उनको कहते नहीं बेटा मैं समाज सेवा में खुश हूँ। वो प्रोफेसर थे, तो उनको ही समाज सेवा ही पसंद थी। सभी नेताओं लोग और आपको से मिलते थे। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि समाज सेवा तो उनके जो लेगेसी उसको मैं कर रहा हूँ, पर राजनीतिक तौर पे मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक तौर पे अगर हमें कोई आशीर्वाद मिलता है तो ऑफ कोर्स जो सामर्थ्य आज है हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं। सही, ये मैं हाँ, लेकिन एक बात जानना चाहूँगा, उसके बाद बात पूरी करना। अमेरिका को छोड़ के संदीप देसाई ने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? नहीं, गलती और अच्छाई का तो नहीं पता लगता, बाकी ये होता है कि समय की डिमांड थी और ये लगता था कि भाई मैं कुछ कर पाऊँ। तो उसके अंदर मेरे दोनों बच्चे अमेरिकन सिटीजन हैं, मुझे पता है वो अपना खा कमा लेंगे। जैसे पिताजी ने अपना समय निकाला, तो हम भी अपना समय चाहते हैं कि अपने समाज को दें और अपने लोगों को जितना मैं कर पाऊँ। राजनीतिक तौर पे अगर हम कर पाते हैं तो हम यहाँ पे कैरियर बनाने नहीं आए। मेरा बेसिकली लोग, हो सकता है कई लोग राजनीति में कैरियर बनाने आते हैं, पैसा कमाने या कुछ भी करने, पर हमारा वो ध्येय नहीं है। हमारा है कि हम अपना काम करके आए हैं, अपने समाज को दें, वही 2 रोटी खानी है और रहना है, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, तो अब अच्छे से अपने समाज की सेवा करें। और राजनीतिक तौर पर अगर कहीं हमें आशीर्वाद मिलता है और अगर हमें जनता आशीर्वाद देती है, पार्टी आशीर्वाद देती है, तो ऑफकोर्स फिर हम दिन रात मेहनत करके और अपने बच्चों के लिए अगर हम बिना राजनीतिक नेता हो के इतना कुछ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है उसके बाद शायद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। संदीप जी, मैं आपकी सोच को सलूट करता हूँ, लेकिन राजनीति की जहाँ तक बात आती है साहब, सभी राजनीति आने से पहले ये कहते हैं कि सब राजनीति समाज सेवा के लिए आया हूँ, लेकिन जब राजनेता बन जाते हैं तो राम नाम जपना और पराया माल अपना हो जाता है। और वो अपना अपना नहीं साहब, बुआ फूफा भतीजा चाचा मम्मी मामी सब बहुत दूर दूर के रिश्तेदार अरबपति बन जाते हैं। तो सब बहुत बड़ी विडम्बना है। सभी नेता कहते हैं मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, लेकिन साहब वो कहीं ना कहीं किसान और वो नेताओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क कैसे होगा, ये मुझे समझ में नहीं आया।
अगर आपके वास्तव में कोई दिमाग में है तो आप कमेंट में राय ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि वो नेता कहते हैं मैं किसान हूँ, वोट लेने के लिए आते हैं, और लेकिन उसके बाद वो किसान नहीं रहते साहब, वो बदल जाते हैं किसानों में बदबू आती है। संदीप जी कुछ आपको बताना चाहेंगे? नहीं, आप कहते हैं मैं किसान हूँ, आप भी किसान हैं? नहीं, बिल्कुल 100% किसान। राम नाम जपना नहीं, हम देखो ये तो समाज बताएगा। जब हमारे पिताजी 3 डेकेड से ऑलमोस्ट 30 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, बच्चा गवांड का आसपास का सब जानते हैं। और मुझे भी लोग पिछले 5 साल से जानते हैं कि संदीप किस टाइप का लड़का, ना हमने कभी दारू पीते, ना सिगरेट पी, ना कोई गलत काम किया। तो बेसिकली हमारा जो पैसा कमाने के लिए अमेरिका छोड़ के फिर यहाँ नहीं आना था। पैसा कमाने नहीं, आपने क्या है? दारू? हम दारू कभी आज तक नहीं पी, हमने कभी स्मोक नहीं किया। हम चाहते कि हमारा युवा, ये मेरा संदेश हमेशा युवाओं को रहता है। राजनीति में कामयाब नहीं है फिर संदीप जी, आप राजनीति में कामयाब नहीं है। आपको दारू भी पीनी पड़े, बीड़ी पीनी पड़े, चिकन भी खाना पड़ेगा, राजनीति वही कामयाब है। साम दाम दंड भेद जिसको आता है वो राजनीति में कामयाब है। और सबसे ज़्यादा झूठ बोलनी पड़ेगी, और आप झूठ बोलते नहीं हैं तो कैसे कामयाब होगे साहब? डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी राजनीतिक, हर फिल्म में राजनेता को गुंडा विलेन दिखाया जाता है। तो ये कमी राजनेताओं की है। राजनीति को कहाँ से कहाँ तक लेके चले संदीप जी? अमेरिका छोड़ के गलती तो नहीं की थी राजनीति हमारे? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल स्वस्थ है कि कुछ लोग ऐसे हैं ऐसे जो करते हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग भी, कुछ लोग बहुत अच्छे लोग भी हैं। हमें देखो क्या देखना, हमें पॉजिटिव देखना, हमें अच्छा ही उनके चलने नहीं दी जाती। आप भी अगर आप जीत जाते आपको वो कोने में लगा देंगे वो, क्योंकि आप सच्चाई बोलने वाले हैं। ऐसा है ना, हमारे पिताजी के जो संस्कार हैं वो तो हमसे कोई नहीं छीन सकता, हमारी समाज सेवा कोई नहीं छीन सकता। ये हम करते रहेंगे और अपनी तरफ से ईमानदारी से हम अपनी ताल ठोक के रखेंगे कि ईमानदारी की राजनीति करेंगे। जैसे मैं अब अमेरिका के दौरे बता, मुझसे वहाँ रेडियो चैनल पे पूछा गया तो मैंने कहा कि जैसे यहाँ राजनेता टाइम पे आते हैं हमें भी आना चाहिए। मैं यहाँ जाता हूँ, हम कोशिश करते हैं कि बड़े लोग भी आए, बाकी राजनेता भी आए, टाइम पे आएँ, और हम अपना ऑरा क्रिएट ना करें, हम आम जन की तरह बात करें। तो मेरे तो संस्कार वही हैं। मैं तो अगर कुछ बन भी गया तो भी, नहीं बने उसके बाद अगर आशीर्वाद नहीं भी मिलता है तो तब भी हम अपनी तरफ से ठीक है, अपना जो सामर्थ्य जितना हमारे पास है वो हम कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम सरकारी पदों पे हम राजनीति करते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे कि सरकारी सिस्टम में जुड़े हुए हैं, सरकारी पदों पे हैं, उसके बाद भी उसी पैसे को अपनी राजनीति में लगाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसा है, देखो जो खराब होगा उसके लिए हम बोलेंगे, पर ऑफ कोर्स हम अपनी तरफ से अपने पिताजी के संस्कार को आगे बढ़ाएंगे। समाज की सेवा हमारा मूल मंत्र है पार्टी का, उसको हम लेके चलेंगे। सेवा ही संगठन हमारा मूल मंत्र है, उस पर हम काम कर रहे हैं। आपने 2 बात बोली, दोनों पे आपसे ही, आपके पर्सन से ही मैं उठा के बात कर लेता हूँ। आपने एक तो कहा कोरोना काल में आपने बहुत कुछ दिया। हाँ जी, कोरोना काल में मैंने 60, हमने रखा था मिशन 60 विलेजेस, 60 गांव के अंदर हमने मास्क बांटे डीजीवा संस्था के, और मैंने उसके बाद फ्री डॉक्टर कंसल्टिंग और 15-20 घरों में हमने ऑक्सीजन पहुंचा के हमने लोगों की जान बचाने का काम किया। ठीक है संदीप जी, आपकी तरह पूरे भारत में इतनी संस्थाएं काम कर रही थी, आपकी सरकार ने क्या किया ये तो बता दीजिए साहब। जो कुछ किया वो एनआरआई ने किया, जो कुछ किया वो एनजीओ ने किया, जो कुछ किया वो आम पब्लिक ने किया। आपकी सरकार ने क्या किया साहब? पैसा आया, कोरोना काल का पैसा 50-50 हज़ार रुपये मिलने वाला था, आज तक नहीं मिला, रोज धक्के खाते घूम रहे हैं साहब। आपकी सरकार अभी कर्नाटक वाला हाल होने वाला है संदीप जी, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री खट्टर साहब खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं धक्के की चोट पे कहता हूँ, खट्टर साहब क्या आपको लगता है सबसे फेलियर? नहीं, हरियाणा के नहीं, ऐसा नहीं आप कह सकते। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम से कम भी 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया। आप प्रधानमंत्री को कब तक यूज करेंगे उनका नाम? आप मोदी जी प्रधानमंत्री, मोदी जी प्रधानमंत्री कब तक जीतते रहेंगे उनके नाम से? सब कुछ आप भी तो कर लीजिए, आपके नेताओं को भी करने दीजिए थोड़ा बहुत। उनके नाम से बार बार जीतते रहेंगे आप। खट्टर साहब को बताइए ना उन्होंने क्या किया है? लाइन में रखा कागजों में लोग दुखी हैं, किसी का कुछ बन नहीं रहा है, गरीब लोग भागे भागे घूम रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट है, कहीं सरकारी कार्यों का अधिकारी किसी की मानता नहीं है साहब। और साहब फसल के पैसे नहीं मिले, बीमा कंपनियां पैसा खा के वैसे भाग गई, खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठे हैं, पीछे भी पता नहीं कितने किसान आंदोलन हुआ तो 400 लोग वहाँ मर गए साहब। आपका हरियाणा प्रदेश की बातचीत कीजिए। नहीं, हरियाणा प्रदेश की बात ऐसा नहीं है, हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। और उसके साथ साथ ये बात ठीक है, जैसे आपने एक क्वेश्चन उठाए तो आप जैसे लोग ही जो अच्छे पत्रकार हैं, जो स्वच्छ पत्रकारिता करते हैं, वो लोग समस्याएं लेके आते हैं। हमारा काम, हम संगठन में काम करते हैं, हम अध्यक्ष जी तक लेके जाते हैं, वो आगे सरकार से बात करते हैं। तो बेसिकली हमारा तालमेल ठीक चल रहा है। और अध्यक्ष जी कोई भी, जैसे आप जैसे लोगों ने हमें फीडबैक दिया, हम आगे देंगे, वो आगे सीएम साहब को। तो सीएम साहब भी अपने तरफ से दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि सर हरियाणा प्रदेश का एक अच्छा हमारा प्रदेश
तरक्की की राह पर जाए। और ऐसा नहीं है, हमने यूक्रेन के अंदर जब फंसे हुए थे, हरियाणा एनआरआई सेल को हमें दायित्व दिया था, हमने सभी नागरिकों को लाने का अपना काम किया। सीएम साहब की हमने जूम मीटिंग कराई ऑस्ट्रेलिया, उस लड़के के लिए जो हमारा वहाँ पे विशाल झूठ फंसा था, उसमें सीएम साहब ने बहुत मदद की। और प्रदेश के अंदर भी हमने अनेकों, आपने वो नेगेटिव तो गिनाए हैं मान लो, अब लेकिन कितने पॉजिटिव काम है जो सरकार ने किए हैं, जनहित के कार्य कर रही है सरकार। कोई भी पॉजिटिव काम नहीं है आज तक का। जनता के बीच में हम रहते हैं, हर गांव में जाता हूं, पूरा हरियाणा मैंने छान मारा, ऐसा कोई व्यक्ति ने मुझे नहीं जानता हो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ के बीच में। साहब एक काम मैं नहीं गिना सकता आपकी सरकार ने किया हो, सब आधे अधूरे काम हैं। संदीप जी, मैं आपकी नज़र में एक बात मानता हूँ, आप चलो बहुत सच्चे इंसान हैं, गिनती चुनती के नेता बहुत अच्छे हैं बीजेपी के, जो अपना काम सही कर रहे हैं, लेकिन उनकी चलने नहीं दी जाती, उनको किनारे कर दिया, साइड कर दिया जाता है। तो आने वाले सब आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपकी नज़र में मुख्यमंत्री जो खट्टर साहब हैं, राजा जी, हरियाणा प्रदेश के सूबे के, क्या सक्सेसफुल आपकी नज़र में नेता है? नहीं देखो, सक्सेसफुल तो है ही। उन्होंने अब अगर कोई भी जनता ने मैंडेट दिया है, तो आप ये मान के चले 5 साल पहले सरकार चलाई तो मैंडेट दिया, तो सक्सेसफुल है कहीं ना कहीं, तभी मैंडेट दिया है। जनता जब वोट देती है तो जनता डिसाइड करती है, ये जनता डिसाइड करेगी सक्सेसफुल है नहीं। अगले इलेक्शन में 24 के बाद ये आप लोगों के आंसर मिलेंगे कि हम सक्सेसफुल हैं कि नहीं है। जनता ने, सबने कहा मैंडेट दिया, जनता ने नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने मैंडेट दिया। आप बोले 75 पार, साहब आपकी सरकार बनती बड़ी मुश्किल से बन पाई है। लोगों को बाद में पता चल पाया कि बीजेपी 75 नहीं है तो 20 भी नहीं बना पा रहे। साहब मैंडेट नहीं, दुष्यंत चौटाला की मेहरबानी सब्जी है, नहीं तो आपकी सरकार पिछली बार भी हार चुकी थी। और साहब कांग्रेस की आपस में खींचातानी है, नहीं तो आपकी सरकार बनी नहीं पाती। अच्छा, हुड्डा साहब के मैं कोई बड़ाई नहीं करता, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मेरी नज़र में आपकी 9 साल के कार्यकाल 0 से बेजीरो है। नहीं ऐसा वो आपका देखो मानना हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपका मानना हो सकता है अगर हमारा कार्य 0-0 होता तो 9 साल तक सरकार नहीं चलती। तो नेचुरली अच्छे काम भी कर रहे हैं तो सरकार चल रही है। वो हर तरह के लोग हैं, देखो कुछ नहीं रही। हाँ, नहीं कुछ लोग देखो नाखुश भी हो सकते हैं काम से, कुछ लोग हैं। हाँ नहीं ऑफ कोर्स, वो तो कुछ लोग। आप पीटीआई सड़क पे बैठे हैं, मुख्य अध्यापक सड़क पे बैठे हैं, अतिथि अध्यापक सड़क पे बैठे हैं, आंगनवाड़ी सड़क पे बैठे हैं, किसान सड़क पे बैठे, पहलवान सड़क पे बैठे हैं, साहब आम आदमी सड़क पे बैठा है, विडो सड़क पे बैठे हैं, बुढ़ापा पेंशन वाले सड़क पे बैठे हैं। तो यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबी है कि ये खूबी हमारे लोकतंत्र, तो हमारे लोकतंत्र की ये खूबी है कि अगर आप किसी काम से नाखुश हैं या आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। तो वो एक उनको राइट्स है, सबको अपना अपना आवाज़। आपकी सरकार का काम नहीं, सरकार ऑफकोर्स उनकी बात सुनती है, उसके बाद जो चीज़ कानूनी तौर पे या जो चीज़ करने लायक उसको सरकार करती है। कौन सा कानून ऑफकोर्स जो हमारे कानून बने हुए स्टेट के हैं। हरियाणा में लगता है आपको कानून का राज? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा देखो वो आप कह रहे हैं कानून का राज तो है, कानून का राज है तभी तो प्रदेश। साहब हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, बिजली घर में बिजली नहीं है, यूनिट हद से ज़्यादा दे रहे हैं साहब, पीने के लिए पानी नहीं है, कागजों में डंडारा पीटते हैं। मुझे आप बताइए, अमेरिका रहते हैं आप, एसी रूम में रह के या फिर आप ज़मीन पे जाके लोगों से बातचीत करेंगे, हर लोगों के दुख सुख के आप रूबरू होंगे, तो आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं यहीं का कंप्यूटर पे बैठे बैठे आप कहते हैं मुख्यमंत्री साहब 24 घंटे कंप्यूटर पे काम करते हैं। साहब कंप्यूटर का काम नहीं चाहिए हमें, ग्राउंड का काम। नहीं, अभी मुख्यमंत्री साहब का आपने देखा नहीं कि वो हर विधानसभा के अंदर गाँव में मतलब कस्बों में जाके वो लोग मुड्डे पे बैठ के लोगों के साथ खाट पे बैठ के वो चर्चाएं कर रहे हैं। चुनाव आ गए? नहीं चुनाव तो अभी टाइम है। नहीं, लोकसभा चुनाव के 9-10 महीने बचे हैं। संदीप जी ये मत कहिए, चुनाव आगे आना पड़ेगा लोगों के बीच में आपको, और लोगों को लॉलीपॉप झुंझुना थमाना पड़ेगा। नहीं झुंझुना नहीं थमाते, क्योंकि जो भी हमारे मैनिफेस्टो में लिया सीएम साहब ने अभी कल परसों भी बाइट में दिया कि जो मैनिफेस्टो में था उसमें हमने ऑलमोस्ट 99% हमने काम किए हैं। कुछ बच भी गए कुछ काम हमारे बचे हैं, उसको प्रयासरत है करने के लिए, वो कर रहे हैं उसमें काम। तो देखो वो सीनियर लीडर है, बहुत सीनियर लीडर है, उनको अच्छे से पता है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। हर चीज़ को हम गाइड नहीं कर सकते ना, हम तो ग्रास रूट के अपने स्मॉल कार्यकर्ता हैं। पर ऑफ कोर्स वो अपने हिसाब से सरकार को बेहतर ढंग से तालमेल के साथ वो सरकार को चला रहे हैं। आप जैसे लोगों की फीडबैक आती है उस पर प्रयासरत हैं काम करने। आपने कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सूबे के मुखिया जनसंवाद यानी कि यात्रा कर रहे हैं, आपने कहा, और लोगों से मिल रहे हैं। साहब भिवानी जिले में आते हैं और साहब 7,000 शिकायतें मुख्यमंत्री को दे दी जाती हैं।
तो साहब या तो आपके अमेलों में कमी है जो विधायक हैं, या फिर आपके सिपा सालार कमज़ोर हैं, या फिर आपके प्रशासन ने काम नहीं किया। और मुख्यमंत्री बड़े ढिंढोरा पीट के कहते हैं मेरे पास 7,000 शिकायतें आई हैं। ये ढिंढोरा पीटने की बात नहीं है, दुख की बात है साहब। भिवानी जिले में काम नहीं हुई तो इसका मतलब कमी आपकी सरकार में है। कहाँ कमी? उन लोगों को खचाई करनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री को शिकायत मिलनी नहीं चाहिए थी। कहाँ काम किया? नहीं, खिंचाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है। आप 7,000 शिकायतें कैसे आ गई? हाँ नहीं, आपको देखो यार, अब ये तो मानना पड़ेगा ना कि आज हम इतना पॉपुलेटेड कंट्री है, तो ऑफकोर्स हम इतनी संख्या हमारी, तो जहाँ अच्छा होगा वहाँ पे लोग हमारे काम से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो असहमत होंगे, तो नेचुरली वो अपनी शिकायतें भी लेके आएंगे। तो उनकी बड़प्पन ये देखो ना कि उनकी शिकायतें ले रहे हैं और सुन रहे हैं, उसके बाद वो प्रयास भी कर रहे हैं कि जितनी मैक्सिमम सॉल्व हो जाए, वो हमारा सौभाग्य जी। मुख्यमंत्री शिकायत सुनेंगे, वहाँ विधायक को जो काम था, सांसद का काम था साहब, डीसी एसपी डीएसपी उनका काम था, वो मुख्यमंत्री सुनेंगे और वो जेब में 7,000 शिकायतें डाल के लेके चले गए। तो ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी विडंबना। नहीं, ये मैं थोड़ा, ये देखो आपकी बात सही है, पर मैं ये अच्छा मानता हूँ कि कम से कम मुख्यमंत्री आगे लोगों के बीच आगे शिकायतें सुन रहा है, वो बहुत जरूरी। चुनाव आ गए, नहीं चुनाव तो अभी हरियाणा के आना पड़ेगा। अरे लोकसभा के चुनाव है, आना पड़ेगा आपको जमीन पे। अच्छा चलो ठीक है। हाँ। मुख्यमंत्री जनसंवाद यात्रा लोगों के बीच आ रहे हैं साहब, 10,000 पुलिस को लेके, पैरा मिलिट्री लेके, अग्निशमन लेके, अग्निशमन साथ, ये चलो 5,000 लगा लीजिए। सब पूरा भिवानी जाम था, पूरा कुरुक्षेत्र जाम था। मैं खुद गया हूँ, वहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। जहाँ पे आपके मुखिया जाते हैं 100 लोगों को कार्ड देते हैं, वो मात्र 100 लोगों को वो जयकारा लगाते हैं, उनकी शिकायतें वो सुनते नहीं हैं, वो अपने अपने चहितों के अंदर ले लेते हैं। संदीप जी बात को बात की कही है, आज मुझे बड़े दिन से मिले, आपके मुँह सारी बातें नहीं, आप सही कह रहे हो, आपकी वो आपका नज़रिया है, आपका देखना है, आप सही हो सकते हैं, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा। पर दूसरा ये है कि इतना नहीं है, वो तो कोई भी मुख्यमंत्री जाता है, आप देखें किसी भी स्टेट का, तो आपको सिक्योरिटी तो साथ चलेगी। वो स्टेट का साहब, चौटाला साहब थे, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। अरे हुड्डा साहब 10 साल रह के गए, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। चौधरी भजनलाल थे, मैंने इतना वो नहीं देखा। या तो राजा जी को डर सता रहा है कि लोगों के बीच में गए नहीं, काम हुए नहीं, तो कभी जनता पीछे ना पड़ जाए, या फिर आपके सिपा सालार ने काम नहीं किया, या शासन प्रशासन ने काम नहीं किया, राजा जी को डर है इसलिए पुलिस फोर्स लेके चलते हैं और गिनती के 100 लोगों को कार्ड दे के अंदर बुलाते हैं और उनसे जयकारा बुला के चलते बनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, गिनती के 100 लोग, ये पता नहीं आपने कहाँ से देखा, ऐसा नहीं है। हम लोग के प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, आम जन जाता है, खूब उनसे मिलता है और वो सबसे मिलते हैं। और ऑफ कोर्स भी एक मुख्यमंत्री है तो वो सारा दिन लगे रहते हैं, तो समय के अभाव के कारण कई बार ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पाते हैं, तो शिकायत भी रहती हैं लोगों की। पर ऑफ कोर्स वो सुनते हैं उसको और पूरा प्रयास करते हैं कि संगठन की तौर पर, सरकार की तौर पर हम जितना समाज की मदद कर पाएँ वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम करते हैं उसका। संदीप जी, संदीप देशवाल मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है। यह नारा ही अमेरिका से आके इंडिया के अंदर साहब बेरी विधानसभा झज्जर जिले में तावा तोड़ अपने जेब से अपने सोशल वर्कर डिजिटल युवा संदीप जी ने एक वहाँ मुहिम, छोटी सी एक मुहिम चलाई थी। आज वो बहुत बड़ा कारवा बन चुकी है, हर घर तक मुहिम का फ़ायदा पूछ रहा है। ये जोड़ने की कोशिश करते हैं, हर घर को रोज़गार दिलाने की, हर युवा को रोज़गार दिलाने की, जहाँ ज़रूरत होती है छोटी बड़ी मकान बनवाना, सब ये करते हैं। संदीप जी मैं आपको सलूट करता हूँ, मैं सलूट करता हूँ। लेकिन संदीप जी हम बातचीत करें, चलो मान लेते हैं, आपने एक बात बोला था कि एक वो क्या होते हैं गाड़ी बत्ती पुलिस लेके चलना, अमेरिका में ऐसा नहीं। वो बात आपकी सही है, वो सिचुएशन कंट्री के हिसाब से वहाँ तो मैंने बोला है। अभी मैं वहाँ अमेरिका के टूर पे था 2 महीने, तो वहाँ भी मैंने काफ़ी अपने संगठन के लोग, हमारा काफ़ी बड़ा डाइस हो रहा है फॉरेन के अंदर भाजपा का, उनसे मुलाकातें हुई, काफ़ी मीटिंग्स हुई। रेडियो चैनल पे मेरे से पूछा सेम क्वेश्चन आप जैसा कि भाई संदीप तू यहाँ तक गया, कहती हरियाणवी लोग थे हमारे, वो पूछा उन्होंने, चैनल पे आए थे कि भाई तू अमेरिका में था और वहाँ में क्या फ़र्क है। तो मैंने कहा हाँ ये ज़रूर हमें सीख लेनी चाहिए। इसमें मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी लीडरगण को, हर पार्टी के लीडरगण को और लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं, अगर हम कुछ बन जाएं तो एक औरे से हम थोड़ा सा कम रखें तो कोई बुराई नहीं है। हम आम जन लगें, लोगों को अपना खौफ ना दिखाएं, ये सच्चाई है। वहाँ पे हो सकता है कि पॉलिटिशियन है, वहाँ आम आदमी रेड लाइट पे खड़ा है, पॉलिटिशियन भी आप खड़ा है जाता है, वो चीज़ें। पर क्या होता है कि हर कंट्री का अपना ज्योग्राफी और हर कंट्री की अपनी कंडीशंस ऐसी हैं कि वो चीज़ हो सकता है यहाँ पॉसिबल ना हो, पर हम काफ़ी हद तक उसको ठीक कर सकते हैं, करना भी चाहिए, समय पर जाना चाहिए। मैंने बोला था कि ना टाइम इज़ मनी,
एंड इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट टाइम, टाइम विल नॉट रिस्पेक्ट अस। वो हमारी कीमत नहीं समझेगा। तो वो चीज़ हमारी लैकिंग है हमारे देश में। मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि हमारे सभी लीडर्स में थोड़ा बहुत ये लैकिंग है कि हम समय पे नहीं जाते, और प्लस हम एक औरे में आ जाते हैं। वो थोड़ा कम करें तो कोई बुराई नहीं उसमें, उसको एंजॉय करें। आपको अगर एमएलए बने, मंत्री बने, हम कोई भी या किसी पोस्ट पे आते हैं, हम नॉन पॉलिटिकल भी हम बड़े आदमी बनते हैं, तो उसको एंजॉय करना कोई बुराई नहीं है। एंजॉय का मतलब खुश रहें आपके जो मुझे भगवान ने दिया है, जो जनता ने दिया है, पर उसके साथ साथ आम जन की समस्याएं सुन के आम जन दिखना और लुकना, उनके साथ व्यवहार करना, उनके साथ थोड़ा सा औरे में ना आए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये होना चाहिए। आई थिंक वो हमारे देश को और आगे लेके जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं। बहुत अच्छी बात बोली संदीप जी ने, बहुत अच्छी बात बोली है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है साहब। कल का एक राह चलता इंसान नेता गरीब करके बन जाता है वो नेता, उसके बाद उसका एटीट्यूड, उसकी सनक, उसकी ठनक, साहब बत्ती हटवा दी मोदी जी ने, सलूट करता हूँ। लेकिन बत्ती हटवाने के बाद साहब वो आगे पीछे पुलिस लगते हैं सायरन वाली, और उनके दरवाजे पे इतनी भीड़ होती है साहब। नेता को रात को नींद जब आती है जब उनके दरवाजे पे 1000 लोग माथा ना टेक लें। हमारे देश में हमेशा झुक के सलाम करने की आदत है, और ये गुलामी की आदत संदीप जी ने कहा है अमेरिका जैसे देशों में नहीं है। और यहाँ भी ये गुलामी की आदत हमारे देश के नेताओं ने बना रखी है। इनके सामने झुकना पड़ता है, सलूट करना पड़ता है, और इनको सर और जी कहना पड़ता है। और अमेरिका में मिस्टर बोलते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो उसको, लेकिन जी और सर नहीं लगाते वो। ये गुलामी की आदत हमारे नेताओं ने डाली है, और ये कभी टूटने देना नहीं चाहते इस आदत को। संदीप जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जगह और नेता होता तो क्या लगता है आपकी पार्टी कहीं ना कहीं ग्रोथ कर पाती इससे ज़्यादा, या आपकी नज़र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया? नहीं, मनोहर लाल जी ने काम अच्छा किया, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। देखो क्या होता है, हर चीज़ नहीं पॉसिबल होती कई बार, पर प्रयास किया है। इस चीज़ को नहीं आप कह सकते कि ये होता तो ये होता, ये होता तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक कोई नहीं आएगा उसको नहीं बता पाएंगे। अगर आप कहते हैं अगर ये नहीं होते मुख्यमंत्री कोई और होते तो क्या पता अच्छा होता, वो तो समय बताता है ना। वो तो आप लोग भी तभी बता पाएंगे जब उस चीज़ को आप फील करेंगे या उस चीज़ को आप देखेंगे। तो बेसिकली ये तो समय है कि उसमें गर्भ में छिपा हुआ है कि कौन होता तो क्या होता। पर आज हमारे मुख्यमंत्री जी 9 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, और वो पूरा प्रयास करते हैं कि समाज का, जनता का, प्रदेश का कैसे भला उसके, और कैसे हमारा प्रदेश तरक्की की राह पर जा सकता है। मेरे दिमाग में एक बात हो रही है चलते क्यों, आप प्रदेश के एनआरआई सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी मीटिंग होती है संघ की। सो भाई ये मीटिंग संघ की होती है और हर हफ्ते हर दिन होती है। ये मीटिंग क्या मीटिंग होती है ये समझ में नहीं आया। आपको बिजी रखते हैं, सारे नेताओं को बिजी रखते हैं, हर कार्यकर्ताओं को बिजी रखते हैं। ये मीटिंग गांव में जाके लोगों के बीच में समस्या सुने तो बेस्ट होता, या फिर ये मीटिंग कभी पंचकुला जैसे शहरों में तेल जला के इतनी दूर जाना आना, तो कहीं कि ये मीटिंग आपको लेके तो नहीं बैठ जाएंगे आपके बार चुनाव में? नहीं, ऐसा नहीं है। मीटिंग्स का मतलब तो ये होता है कि एक हमारी पद्धति, हमारा प्रोसेस है कि आपको ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बेसिकली सीनियर लीडर्स हैं, वो हम नए कार्यकर्ताओं को सिखाते हैं कि कैसे जनता की भलाई हो। तो वो मीटिंग्स, वो तो एक प्रोसेस है। बेसिकली एक संगठन का अपना एक ढांचा है कि हम लोग आपस में मिलें और अपने अपने जो हमने, मान लो हम 2 हफ्ते बाद मिले हैं, तो अपने अपने प्रयास बताएं क्या किया क्या नहीं किया। तो एक संगठन को खड़ा करने के लिए पूरा नीचे से पन्ना से लेके ऊपर तक, तो वो बेसिकली सबको खड़ा करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके लिए हमारी मीटिंग्स होती है, क्योंकि हम जनता के अंदर क्या क्या काम है या पार्टी के क्या प्रोग्राम है, आगे हमें सरकार के जो अच्छी काम है उनको लोगों तक पहुंचाना है। तो बेसिकली वो एक प्रोसेस है ट्रेनिंग का। तो उसमें मेरे को लगता नहीं कोई बुराई है कि आपस में ट्रेनिंग होती रहती है और एक दूसरे से मिलते रहते हैं, विचार सुनते रहते हैं, और लोगों की समस्याएं भी एक दूसरे से हमें पता लगती है। उसके बाद हम समाज के अंदर जाते हैं। बाकी समाज में तो ऐसा कुछ मैंने बदलाव देखा नहीं है। 9 साल से मीटिंगें ज़रूर देख रहे हैं, और वो मीटिंगें भी हर हफ्ते हर दिन होती हैं। काश ये मीटिंगें किसी गांव में होती, चौपालों में पूरे गांव को इकट्ठा करते, तो शायद ये मेरा देश सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगता। लेकिन पता नहीं ये मीटिंग होती कैसी हैं। संदीप जी, एक क्वेश्चन लास्ट में चलते चलते मैं ये पूछूंगा, पुलिस को गुंडा दिखाया जाता है हर फिल्म में, रेपिस्ट, बलात्कारी, रिश्वतखोर। नेताओं को भी रेपिस्ट, बलात्कारी, रिश्वतखोर, गुंडा। तो ये कमी नेता और पुलिस की छवि खुद ने खराब की है, या फिल्म वाले जानबूझ के दिखा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो वो तो आपके सामने है। नेता भी हो सकते हैं ऐसे, पुलिस वाले भी हो सकते हैं, पर क्या होता है कि फिल्म को तो मसाला चाहिए होता है।
तो नेगेटिव चीज़ को और उठाएं। किसी चीज़ पे वो नहीं दिखाते। ये दो चीज़ों को टारगेट क्यों रखते हैं? नेता आता है दन 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 दन। हाँ, तो वो ऑफ कोर्स वो आपकी बात सही है कि वो एग्जाम्पल से ही सीखते हैं वो लोग भी। तो ये दुर्भाग्य है देश का, अगर ऐसे नेता हैं, अगर ऐसे करते हैं तो वो भी दुर्भाग्य है, वो नहीं होना चाहिए। नेताओं को तो सभ्य होना चाहिए, हर एक समाज के साथ मिल के चलने वाला होना चाहिए। ये दिन आएगा तभी। प्रयासरत हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, हम जैसे लोग भी कोशिश करते हैं, ऊपर से हमारे सीनियर लीडर भी कोशिश करते हैं कि आप अच्छे लोग राजनीति में आना नहीं चाहते ना। राजनीति डर्टी पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति। माँ बाप कहते हैं साहब डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन राजनेता मत बनो, सबसे गंदी। वो इसलिए आपकी बात सही है, वो आप जो कह रहे थे कि ये है कि यार नेतागिरी के अंदर आगे सारी चीज़ करनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं किया, हम सच भी बोलते हैं, साथ में हमने कोई ऐब नहीं, हमारे अंदर समाज सेवा करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई सक्सेसफुल का मतलब आप यहाँ मानते हैं कि एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे काम करके भी सक्सेस, मतलब इज्जत कमाना ही सक्सेस है मेरे हिसाब से। मेरे पिताजी ने सिखाया कि आपने समाज में अगर इज्जत कमा ली तो वो आपके लिए सक्सेसफुल है। अच्छे लोगों को टिकट नहीं दी जाती। तो अच्छे लोगों को टिकट नहीं दी जाती या जाती, वो तो देखो आगे फ्यूचर के उसमें छिपा हुआ है ना। पार्टी जिसको आशीर्वाद देगी, समाज जिसको आशीर्वाद देगा, वही विधानसभा जाते हैं। मेरा तो मानना है कि जो लोग जाते हैं, जिनको आशीर्वाद मिलता है, उन लोगों को समाज के लिए अच्छा काम करना चाहिए और हमेशा ही तत्पर, क्योंकि आपको वो सम्मान मिला है उनकी किसी भी पार्टी की तरफ से या समाज की तरफ से, तो अब समाज के भले के लिए उनको काम करना चाहिए, तभी आपको राजनीति में आना चाहिए। नहीं तो अगर राजनीति में अगर आप वो काम नहीं कर पाए तो मेरे को लगता नहीं फिर राजनीति का कोई फायदा है उसमें आने के लिए। अगर आप पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं या आप और कोई सक्सेस ढूंढ रहे हैं तो वो शायद नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। चलते चलते पहलवान की बातचीत कर लेते हैं। धरना प्रदर्शन पर बैठे पहलवान पिछले कम से कम 20 दिन से जंतर मंत्र के ऊपर, तो उसको लेके क्या कहेंगे? क्या पहलवान झूठे हैं? क्या बृजभूषण सैन कह रहे हैं कि ये पहलवान झूठे बैठे हैं? क्या यौन शोषण नहीं हुआ बच्चियों का? इसमें हमारे लीडर्स ने भी बोला है कि हरियाणा प्रदेश जो है वो किसानों का है, जवानों का है और पहलवानों का है। हम अपने पहलवानों के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। और उसके बाद तो वो इंक्वायरी चल रही है, उनके ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है। और जैसे भी आगे समय जा रहा है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और हम चाहते हैं अगर वो उसने बृजभूषण जी ने काम ये ऐसा किया है तो ऑफकोर्स उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारी पहलवान बेटियां, हमारी तो एनजीओ खुद बेटियों के लिए बहुत काम करती है। हम तो हमेशा ही अपने समाज के साथ रहे हैं और अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, तन मन धन से खड़े हैं। और हम चाहते हैं उनको न्याय मिले, जल्दी उनका समाधान हो और पहलवान अपने अपने खाड़ों में जाएँ, ये हमारी दिल की इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद मुन्ना लामा जी, आपको बहुत बहुत। तो मेरे साथ संदीप देशवाल जी बने, तो खास बात डिजिटल युवा चलाया हुआ है। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, झज्जर जिले में एक क्रांति लेके आए हैं और काफ़ी सैकड़ों युवा इनके साथ हैं, महिलाएं साथ हैं और अपने दम पे, अपने लेवल पे ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर जगह जहां ज़रूरत होती है ये पहुंच जाते हैं। तो आज बातचीत की, आपको इस बारे में क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।